बायोसेवर्ट लॉ। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक एक करके टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया था, इस चैप्टर में हमें किसी भी पर्टिकुलर वायर में तो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना। ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट लास्ट लेक्चर में ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें एक स्नो रूल मिला था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए। एम्पियर का स्विमिंग रूल मिला था हमें, ठीक है। इसके बाद से हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के अगल बगल जो इसमें करंट चल रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सर, अगर किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, तो हम क्या करेंगे, इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है उस निकालने के लिए हम मानेंगे कि करंट I है और ये छोटा सा एलिमेंट वही होगा, लेकिन नहीं है। देखो यार, देखते हैं। अरे लो भाई, क्या ये स्पेन का ये टूट गया था, इसीलिए मैं रख लिया था चिपकाने के लिए। बोल दो सर से कि ये निकल गया है, ये वाला इसीलिए मैं ले गया हूँ, भूल गया हूँ चिपकाना, वो चिपक नहीं रहा। देखो, I और DL छोटा सा इस वायर में एलिमेंट कट किया था, तो मैंने आपसे बोला कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहां से एक एंगल बनाया। ये एंगल किसके किसके बीच में है, IDL और एक वेक्टर R के बीच में। तो बायोसेवर्ट ने बताया कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका छोटा सा एक वैल्यू आएगा केवल इसकी वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। पूरे वायर में करंट दौड़ रहा है, मगर मुझे पूरे वायर से अभी निकालने का मुझे नहीं मतलब है। मैं एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालूंगा, तो उसकी वैल्यू आएगी dB इज इक्वल टू के याद है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के क्या होगा, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही याद रखना है। के होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मिल गया मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन, तो सर देखिए करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो फिंगर को अंदर की तरफ कर्ल करेंगे। फिंगर जैसे क्यों अंदर कर्ल कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही चाहिए, जहां चाहिए वहीं पे मोड़ूंगा फिंगर को, तो ये फिंगर अंदर जा रहा है। जैसे अंदर जा रहा है तो मैं बोलूंगा ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इनवर्ट, मतलब इस पॉइंट पे ऐसे बना देंगे, ये इनवर्ट का डायरेक्शन। अगर हमें करंट का डायरेक्शन को बदल दिया, सोच के देखो, मान लो मैंने करंट के डायरेक्शन को ऐसे कर दिया, कुछ यू बना दिया, अब करंट कैसे जाने लगा, नीचे। अगर करंट नीचे जा रहा है तो भाई ये दरवाजा खोल के इधर से चला जाएगा, उसको खोल दे रहे हो यार, ठीक है जाओ अगली बार जाना, पूरा जा रहे हो उधर से। मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे बदल रहा है। करंट अगर नीचे जा रहा है तो क्या हम फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे इस पॉइंट पे। अगर फिंगर को बाहर की तरफ कर्ल कर रहे हैं, दैट्स मीन करंट के डायरेक्शन के बदलने से क्या ये आउटवर्ड हो गया, तो डायरेक्शन बदल जाएगा। डायरेक्शन को हम लॉजिकली इस राइट हैंड रूल से बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। मगर बोला गया कि जरूरी नहीं कि हमेशा तुम डायरेक्शन लॉजिक से बताओ, कभी कभी डायरेक्शन उसी में आंसर में ही आ जाए। ऐसे बताने के लिए ये कौन सा फॉर्म हो गया, स्केलर, हमें कौन सा फॉर्म बताना पड़ेगा, वेक्टर। तो मैंने बोला वेक्टर फॉर्म अगर बताना है तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या कर देंगे, 4 पाई। ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, R से। तो IDL एक वेक्टर और R एक वेक्टर, IDL एक वेक्टर और R भी एक वेक्टर। ध्यान देना, वेक्टर मैं किसको बोल रहा हूं, IDL को। DL के ऊपर बस वेक्टर लगेगा, I वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
डीएल के साथ जब ये आएगा तो ये वेक्टर होगा और इसका नाम होता है एलिमेंटल करंट। क्या कहा जाता है? एलिमेंटल करंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और आर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्या नाम है इसका? ये तो पोजीशन है ना, इस पॉइंट से इस पी पॉइंट का पोजीशन कितना है यही तो बता रहा है। तो पोजीशन तो वेक्टर ही होता है। तो इन दो वेक्टर के बीच में आई डीएल और आर के साथ क्या रहा है? साइन थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर स्क्वायर और आर मिलके क्या हो जाएगा? आर क्यूब बन जाएगा क्या? ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। मैंने बोला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है? तो ये होता है सर 10 टू द पावर -7। सर इसकी यूनिट क्या होती है? तो यहां से निकाल लीजिए, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। क्यों भाई, याद है? नहीं याद है तो ऐसे ये ऊपर जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, आई का एम्पियर, ये तो नीचे आएंगे ना, तो अपॉन एम्पियर और डीएल का मीटर। क्या मीटर से एक मीटर कट जाएगा तो ऊपर केवल एक ही मीटर तो बचेगा, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है। टेस्ला को मैंने बोला क्या लिख सकते हैं, कल बताया था या सैटरडे को। टेस्ला क्या होता है? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सर इसको हम लिख सकते हैं वेबर में, लिख सकते हैं पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो क्या टेस्ला की जगह पे क्या रखा जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कहां जाएगा? नीचे ना। अरे इसको ऐसे लिख लो भाई मेरे, हो गया। टेस्ला की जगह पे क्या लिखोगे? वेबर पर मीटर से मीटर कट गया तो क्या होगा? ये वेबर अपॉन मतलब पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहां पहले क्या था? नहीं था। यहां क्या था? टेस्ला मीटर पर एम्पियर था। ध्यान देना, एक बार मीटर ऊपर रहेगा जब टेस्ला होगा, और जब मीटर वेबर होगा तो नीचे चला जाएगा। बस यही फर्क होता है। बाकी ये तो दोनों टाइम में नीचे है, यहाँ टी आएगा, यहाँ वेबर में डब्ल्यू दिया है। लेकिन एक का याद रखो, टेस्ला याद रखो, और टेस्ला को याद रखो वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। अपने आप को बता दो ये किसकी वैल्यू थी? किसकी वैल्यू थी? म्यू नॉट अपॉन, सर म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी, परमिटिविटी नहीं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी फ्री स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना परमिशन दे रहा है, क्या वही परमिबिलिटी है? जैसे परमिटिविटी क्या था, मैंने बताया था ना, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो परमिटिविटी तो डिफाइन करता था। अगर मीडियम बदल दोगे तो फोर्स भी तो बदल जाता था। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बीच में पानी भर दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगा ना? हाँ, उसकी परमिबिलिटी बदल जाएगी, क्योंकि इस वायर की वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड जो पहले आ रहा था क्या वो अभी भी आएगा? नहीं, सब चीज वही रहेगा, बस म्यू नॉट नहीं रहेगा, म्यू आ जाएगा, म्यू। क्योंकि अब यहाँ पे क्या बन गया? मीडियम। मीडियम ने उसके बीच में लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बदल दिया है। इसीलिए इसको हम कौन सा कांस्टेंट बोले थे? मीडियम कांस्टेंट। भाई मीडियम का कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन नॉट। अगर आपसे कोई म्यू नॉट की केवल वैल्यू पूछ ले तो कितनी होगी? सर म्यू नॉट की वैल्यू देखिए 4 पाई के इधर चला जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10 का पावर, भाई हंसो मत, यहाँ देखो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। पढ़ोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मैंने देखा था आपका जो क्या नाम है पीटीएम हुआ था, तो उसमें बहुत लोगों ने, 2-3 लोगों ने लिखा था फिजिक्स में नहीं
न्यूमेरिकल हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिजिक्स सबसे टफ है। यहाँ पे दांत दिखाओगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं सबको ही बात बोल रहा हूँ, केवल ये 4 क्वेश्चन में करा दूंगा तो इससे फिजिक्स नहीं आएगा, उसके लिए घर पे पढ़ना पड़ेगा, वो आपको नहीं समझ में अभी आएगा। ये जब समझ में आएगा जब आप 12th पास कर लोगे, ठीक है। अभी नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूँ, नहीं आएगा। जब खुद ऊपर बीतेगी ना तब समझ में आता है, और खुद ऊपर अभी नहीं बीतेगी। आपको 4, 5, 6 साल बाद, 7 साल बाद रियलाइज होगा कि आपने क्या गलती की है। सबको होता है ये बात, मगर आपको समझाया जा रहा है, आप पढ़िए। अब 100 में से 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में चल रहा है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे कितना पढ़ना है, मुझे कितना नहीं पढ़ना है। बाकी लोग का एम नहीं है, बाकी लोग पढ़ाई को एज अ टाइम पास लेके चल रहे हैं, और बाकी सारी चीजें प्रियोरिटी में है। उसमें फिजिक्स को आप अगर टाइम पास समझ रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आप देख लीजिए आपको कितना मतलब आ रहा है, कितना नहीं, क्या कॉपी में लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो। पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कुछ और, बता कुछ और रहे हो। छोड़ो। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 7 है। ये बात याद रखना, वेबर में भी वो यूनिट हो सकती है। ये केवल म्यू नॉट की वैल्यू है। तो क्या सर हर एक मीडियम की अलग अलग वैल्यू होगी? हाँ, ये तो फ्री स्पेस की है ना, हमें क्या हर एक मीडियम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? नहीं, हमें निकालनी नहीं पड़ेगी। याद करो, क्या तुम्हें फ्री स्पेस की केवल ये ई नॉट बताया गया था? क्या मैं तुमको एक टर्म बताया था दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी? क्या आप रिलेट कर देते थे क्या? अगर मैं ई आर की वैल्यू दे देता तो क्या मैं तुमसे पानी का पूछता तो तुम बता देते? इसी तरह अगर मैं म्यू नॉट दे दिया हूं, पता है आपको इतना होता है, और मैं बोलूं कि किसी वाटर का रिलेटिव परमिबिलिटी इतना है तो उसकी वाटर की परमिबिलिटी कितनी रहेगी, तो क्या रिलेट कर दिया जाएगा? इसका मतलब मुझे रिलेटिव परमिटिविटी जानना पड़ेगा। चलिए क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? यहां से याद करो, इसका फॉर्मूला बताओ। ई आर का फॉर्मूला कोई बताए? ई आर का फॉर्मूला मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट था क्या? इसी तरह सर म्यू आर की परमिटिविटी क्या होगी? म्यू आर क्या मीडियम की परमिबिलिटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिबिलिटी होगी? समझ रहे हो? अब देखो, थोड़ा ध्यान से सोचो। मैंने आपसे बोला पानी का रिलेटिव परमिटिविटी 30 है, तो बताओ पानी का परमिबिलिटी कितना होगा? तो क्या 30 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि यही तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये किसकी परमिबिलिटी आएगी? वाटर। मीडियम मतलब वाटर ही तो पूछा था। तो आपको म्यू आर बस दिया जाएगा, पानी का क्या दिया जाएगा? म्यू आर। आप क्या पानी का परमिबिलिटी निकाल लोगे? तो याद बस एक ही यही रखना है आपको। जैसे इसको याद करो, इसको मैंने एक और नाम बोला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला गया था क्या? इसी को ऐसे वाले के से डिनोट किया गया था। यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है, मगर इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, इसका नाम रिलेटिव परमिबिलिटी है। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है इस पे। ये बस दिमाग में भर लेना कि रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब यही होगा। ये दिस इज रिलेटिव परमिबिलिटी एज ए एग्जांपल। ठीक है, चलिए नोट्स जाएगा आपके पास, उसमें हो सकता है देखो कुछ चीजें ऐसी है ना, नोट कर लेना कहीं कहीं पे, जैसे फॉर्मूला हो सकता है उस नोट्स में ये बात ना लिखा हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पहले पढ़ चुके हो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि देखो न्यूकूलम्स का जो लॉ था पहले चैप्टर में और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटी क्या है और डिसिमिलैरिटी क्या है। तो फटाक से देख के बताओ, क्या मैंने सिमिलैरिटी में 2-3 सिमिलैरिटी बताई कि क्या ये दोनों इनवर्सली स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वहां भी वही था, फॉर्मूला चाहे तो लिख के मिला लिए। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, क्या ये भी R स्क्वायर और ये भी क्या आ रहा है? R स्क्वायर। दूसरा क्या सिमिलैरिटी है?
दोनों क्या मीडियम पे डिपेंड कर रहे थे? बिल्कुल सर, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा था और यहाँ क्या आ रहा है? म्यू नॉट। दोनों मीडियम का कांस्टेंट है, मीडियम पे डिपेंड कर रहे थे। और भी कोई सिमिलरिटी है? हाँ, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस के फोर्स है, मतलब दूरी पे रख दोगे तो भी अप्लाई होंगे। दैट्स मीन लॉन्ग रेंज फोर्स है। चाहे ये मैग्नेटिक फोर्स बोल लो और चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो, या इसको कूलम्बियन फोर्स भी कहते थे। कूलम्बियन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों कैसे फोर्स रहेंगे? लॉन्ग रेंज, दूर पे भी अप्लाई होते हैं। ये 3 सिमिलरिटी, 2 डिसिमिलरिटी बता दीजिए। डिसिमिलरिटीज का मतलब है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो सर पहला डिफरेंस तो ये है कि ये ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है क्या 2 वेक्टर क्वांटिटियों के मल्टीप्लाई से आ रहा है? बिल्कुल। मगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ रहा है क्या ये 2 वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से आ रहा है क्या? नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना। दैट्स मीन ये डिसिमिलरिटी नंबर फर्स्ट। दूसरी डिसिमिलरिटीज बताइए। मैंने एक वेक्टर का टर्म बताया था, ध्यान से देखो। इसमें अगर तुम ध्यान दोगे तो ये पोलर वेक्टर की तरह यूज होता है। पोलर वेक्टर का मतलब है कि दोनों जब भी रिजल्टेंट आएगा तो हमेशा उसी प्लेन में आएगा जिसमें वेक्टर रहे होंगे। मगर यहाँ पे देखो आईडीएल और आर, ये दोनों किस में है? इस बोर्ड पे बने हुए हैं। जबकि इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो क्या बाहर आएगा क्या या अंदर जाएगा क्या? मतलब वो बोर्ड से बाहर हो जाएगा। ये एक्सियल वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये पोलर की तरह है और ये किस वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा? एक्सियल। ये डीवी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल और ये फोर्स कौन सा वेक्टर होगा? पोलर वेक्टर। क्लियर है? ये 2 डिसिमिलरिटीज होंगी। क्लियर है भाई? इतनी बात फॉर्मूला रट जाना चाहिए, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आइए अब बात करते हैं। सर ये तो हमें छोटे से एलिमेंट की वजह से आप सिखा दिए, अब आइए एक बड़े से वायर की वजह से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ रहे हो? किसी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं। एकदम अप्लाई करना सीखिए। कोई ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या डेरिवेशन है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। थोड़ा भाई कोई एक लोग पानी लेके आना, या किसी के पास हो तो दो। नॉर्मल चाहिए, बहुत ठंडा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब थोड़ा सा अप्लाई करना सीखना। एक करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेट कैसा है? स्टेट हम सर्कुलर भी पढ़ेंगे। स्टेट का आप बताएंगे। अभी इसका लेंथ है इतना, ठीक है? ये हो सकता है बहुत दूर दूर तक भी जाए। अभी उस पर भी बात करेंगे, स्पेशल केस बनाएंगे। मान लो मैं एकदम बीच में नहीं, कुछ यहां ले लेता हूं। यहां से इस पॉइंट से देखो, मैं बीच में ले लूंगा ना, तब तो आप पता चल जाएगा कि ऊपर L/2 नीचे L/2। मैं थोड़ा नीचे बताया हूं। यहाँ पे जैसे यहाँ देखो ना, मैं P यहाँ लिया था ना, तो एक्चुअल में क्या ये वायर से यहाँ दूरी पे था? मैं एलिमेंट यहाँ कट किया हूं तो यहाँ से डिस्टेंस लिया हूं। अब यहाँ पे ध्यान देना मेरी बात। मैंने यहाँ पे बोला कि P पॉइंट यहाँ है, हमें यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। करंट इस वायर में I ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है वो डिस्टेंस तुम्हें देखना पड़ेगा। बैठ जाओ, आ गया पानी, बैठ जाओ, पी लो तुम लोग। यहाँ पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड। अब सुन लो भाई, अभी मांग लेना पानी। यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एक करंट का छोटा सा एक पोर्शन यहाँ कट करना पड़ेगा ना। ये डिस्टेंस हम कुछ अभी मान लेंगे, हमें नहीं पता है कितना है। ये दिया है क्वेश्चन में, इस वायर से इतने डिस्टेंस पे। ये वाला डिस्टेंस नहीं देगा वो, ये डिस्टेंस थोड़े देगा कि आर डिस्टेंस नहीं, वो अंडरस्टूड रहेगा कि आर हमें मानना है, वो एक्स देगा।
इस वायर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अब फटाक से दिमाग में आएगा कि सर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ काट लीजिए, इस छोटे से एलिमेंट से इसको जोड़ दीजिए, बताइए यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? r कहलाएगा, कहलाएगा। ठीक है सर, अब एक चीज में फंस गए, ध्यान से देखिए एंगल क्या है, किसके किसके बीच क्या एंगल है? आइडियल और सर आइडियल ये है, और ये क्या है? आर। क्या ये एंगल ले लेंगे? ये तो बाहर चला गया ना, फंसे। इसका मतलब क्या मैं नीचे काट लूं? ये आइडियल कहां काट लूं? नीचे। अगर ऐसे लूंगा तो क्या करें, तो ऊपर ही जाएगा। तो आइडियल ऊपर चल रहा है और ये आर यहां बन गया, दैट्स मीन के बीच में क्या एंगल यहीं पे बनेगा। क्या समझ गए? अब सर उसके बाद क्या कहानी होगी? देखो ध्यान से सुनो, इसलिए थोड़ा सा काम करते हैं। चलो ठीक है, इसको बस हम यहां से हटाते हैं और कहां पे कट कर लेते हैं? यहां। अब बताइए, वहां से भी हो जाता, मगर मैं एकदम बेसिक से आपको ये बात बता रहा हूं, आप जैसे मन मर्ज वैसे करिए। यहां पे आर हो गया, ये एक्स है, ये कितने डिग्री का एंगल है? थीटा, है ना? अब थीटा सही है बिल्कुल, क्योंकि अंदर तो बना है, और ये क्या आइडियल है ना, है? सोच लो, देख लो। अब बताओ क्या इस छोटे से डीएल की वजह से क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? डीएल कहां जा रहा है? करंट के डायरेक्शन में, ऊपर। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? अंदर। उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन, मगर हम तुमको ना आर दिए थे, ना हम तुमको डीएल दिए थे, ना हम तुमको साइन थीटा दिए थे। तुमने हमको आंसर कितने टर्म में बताया? क्या इन सबको हटाना पड़ेगा? हम तो तुम्हें बस एक्स दिए थे, और ये हो सकता है वायर का लेंथ दे दूं मैं, इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना था। तो ये सब कहां से लेके आ गए? क्या सब तुमने बायो सेवर्ट लॉ से अप्लाई किया है? तो क्या इस फॉर्मूले में डीएल हटाना पड़ेगा? क्या इस फॉर्मूले में थीटा हटाना पड़ेगा? क्या इस फॉर्मूले में आर हटाना पड़ेगा? हमें आंसर एक्स के टर्म में बताना पड़ेगा। समझ गए कैसे होगा? बताइए बताइए बताइए। देखिए मैं एक, अभी आप करेंगे कॉपी में, ठीक है? कैसे? यहां से इतने डिस्टेंस को मैं क्या एक्स मान लू? एक्स तो मान लिया, ए मान लू, ये x था तो इसको ये मान लूं, x तो दिया था, r मान लिया, एक और नया टर्म a मान लिया। अब बताओ क्या ट्रायंगल बन गया? समझ रहे हो? अगर मैं एक चीज करूं, इस वायर को यहां से लेके यहां तक दौड़ा दूं, इस एलिमेंट को यहां से लेके यहां तक, तो क्या पूरा वायर कवर हो जाएगा? एक तो छोटे से एलिमेंट की वजह से ही आया है, तो इसका मतलब ऐसे क्या बहुत सारे डीबी 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 आएंगे, और सारे डीबी को जोड़ देंगे तो क्या नेट डीबी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहां से इसको क्या यहां तक लेके आएंगे? समझ रहे हो ना? अब देखना ध्यान से, ये एंगल मान लो फाई है, बस समझना, ये एंगल क्या है? फाई। तो क्या इस फाई को -φ1 से +φ1 तक दौड़ा देंगे तो क्या पूरा कवर नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये है ना फाई, यहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? फाई। तो इस फाई को -φ1, नीचे आने पे माइनस होता है, तो -φ1 से कहां तक दौड़ा देंगे? +φ1 तक। तो क्या पूरे इस वायर पे डीबी डीबी कंप्लीट हो जाएगा? दैट्स मीन सर मुझे इसी को इंटीग्रेट कर देना है। कहां से? -φ1 से लेके +φ2 तक। φ1 φ2 समझ गए हो ना? अच्छा चलो ठीक है, यही लिख देता हूं। ये हो गया φ1, और यहां से ये हो गया φ2, ठीक है? इसको φ1 और यहां से ऊपर φ2, ये यहां गया था तो φ था, ठीक? अब देखो
जैसे जैसे तुम आगे चल रहे हो ना, तुम्हें बहुत सारी अननोन क्वांटिटी बनानी पड़ रही है। अभी उसने थीटा पे बोला था, वो भी अननोन था। अब तुमने फाई को भी मान लिया, फाई ऑलरेडी अननोन रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, मगर तुम्हें दिमाग तो इसी इतने में ही लगाना है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, इन्हीं चीजों को लेके तुम्हें सॉल्व करना है और आंसर मुझे एक्स के टर्म में जानना है। मैं तुम्हें आई दिया हूं, मैं तुम्हें एक्स दिया हूं, मैं तुम्हें पी पॉइंट दिया हूं, मुझे आंसर इन्हीं के टर्म में एक बार सोच के देखो, क्या बता पाओगे? सोच लो, देख लो क्या कुछ कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है, एक बात ये भी सुन लो, मैं फिगर बना दिया तो जरूरी नहीं है कि सब लोग नीचे ही बनाएंगे, बहुत लोग यहाँ भी कट कर सकते हैं। और वो एंगल लेना उनको पता है कि ऊपर वाला अगर थीटा है तो नीचे लीनियर पेयर से क्या 90 माइनस थीटा होगा, ये भी तो हो सकता था। मैं नीचे वाले को 90 माइनस क्या मान लेता, थीटा, मैं 90 माइनस थीटा लेके सॉल्व करता। इतना पहले बता के देखो, सोचो भाई, कॉपी निकाल लो, कॉपी में केवल कथा मत सुनो, थोड़ा इस फिगर को बना के पर देखो, नोट्स तो जाएगा ही, केवल नोट से छापने से नहीं होगा। इसीलिए मैं कॉपी पे लिखवाता हूँ कि कम से कम फिगर तो याद रहेगा। जो भी फॉर्मूला देखो, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो उसमें केवल आई आएगा, ए आएगा, यही दो टर्म आएंगे, ए नहीं एक्स, एक्स दिया हूं ना मैं, ये तो अपने माना है ना, एक्स ना, आई आएगा और एक्स आएगा, बस इसी टर्म, क्योंकि करंट है और एक्स है, इसके अलावा मैं कुछ दिया ही नहीं। जब कुछ दिया ही नहीं तो आंसर कहाँ आएगा? आई और एक्स के अलावा कुछ आएगा नहीं। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो रहेगा ही, वो तो कांस्टेंट है। सोचो आप, देखो इसको इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन मान लो, फर्स्ट ये सब मिटा रहा हूं इधर का, ध्यान देना, डेरिवेशन। अब ये बता रहा हूं सर्कुलर वाला, आप बताएंगे अभी और तुरंत तत्काल। देखो वेरी डिफिकल्ट मगर एकदम याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले थीटा हटाओ, थीटा को फाई के टर्म में लाओ, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अरे दो एंगल है, दोनों अननोन है, तो एक को तो हटाना पड़ेगा ना, एक को दूसरे टर्म में लिख सकते हो। कितने डिग्री का एंगल है? थीटा फाई 90 180 होगा, थीटा फाई 90 सब मिलके कितने होंगे? तो थीटा प्लस 90 की वैल्यू, या हम बोलते हैं ऐसे लिखते हैं, ये 90 उधर गया तो कितना? 90। अब फाई की वैल्यू मैंने पूछा था, थीटा की किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 माइनस फाई, क्या लिखा जा सकता है? थीटा वैल्यू, ठीक है भाई।
थीटा की वैल्यू मिल गई है। अब चलिए आगे, इसी ट्रायंगल में नाम दे देते हैं भाई इनका, ये P है, ये Q लिखते हैं, ये O लिखते हैं, OPQ। जो नोट जाएगा उसमें हो सकता है वैल्यू अलग अलग हो, कंफ्यूज मत करना, रटना नहीं है मुझे कि फॉर्मूला में यही होता है। हो सकता है इस फॉर्मूले में L हो, ये डिस्टेंस क्या दिया हो L, तो उसमें L आएगा, मैंने क्या माना है X, तो मेरा क्या आएगा X। रट लोगे तो फिर हो जाओगे कंफ्यूज। जहां से एक जगह से पढ़ रहे हो, अब यहाँ पे X मैंने माना है तो X ही लेके चलना है, नोट्स में जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। अब बताओ OPQ, इस ट्रायंगल में पहले बताओ हम क्या निकाल लें जिसकी जरूरत पड़े, क्योंकि थीटा की जरूरत पड़ेगी जरूर। कॉस थीटा बताओ, अरे थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा देखो 90 के सामने हाइपोटेनस, ये क्या होगा बेस, क्या A अपॉन हाइपोटेनस ना बड़ा। टेन थीटा भी बता दो इसी ट्रायंगल में, लगे आप जरूरत हो सकता है पड़े। टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर 90 के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस एक्स वाई। अब आपके नोट्स में थीटा फाई पर चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप हो जाओगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज। सर क्या माने हैं, यहाँ नोट्स में था कुछ अलग, तो उसी नोट्स के हिसाब से वैल्यू ये चेंज कर ले, क्या है ए एक्स आर, ए और एक्स को ही बस बदलना है, थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि मुझे देख लेना है ये x है, a है कि r है कि l है, क्या माना गया है, उसी के अकॉर्डिंग बदल देते, नहीं तो कंफ्यूज हो गए भाई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बस एक सेकंड नोट्स निकाल a, यहाँ बीच में x माने, मैग्नेटिक इफेक्ट देखिए इसमें फिगर ये है ना स्ट्रीट लाइन वाला, हाँ ये देखना भाई, ये L माना गया है, देखो यही कह रहे थे, ये L है, ये A है, क्वेश्चन में A दिया था, बाकी R तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फाई 1 फाई 2 ये फाई है, ये थीटा, बाकी सब सही है। ये OPQ जो भी है ये भी लिख देंगे, ये P है, यहाँ Q है और यहाँ O है। अब सही है, एकदम नोट्स के हिसाब से हो गई सारी चीजें, बात नहीं, देख लीजिए अब सारी चीजें एकदम नोट के हिसाब से हो गई, कोई भी चीज इससे बाहर नहीं जाएगा, जो भी चीजें हैं इसी में नोट के हिसाब से। मैंने एक बार थीटा निकाल लिया, सब लोग बताइए कॉस फाई निकाल के बताइए कितना आएगा कॉस फाई इस ट्रायंगल से। अच्छा ये गलत हो गया ना, क्योंकि अब एंगल ये देखो नाम बदल गया है ना इनका, अरे ए एल आर ये हो गए हैं, तो थोड़ा सा चीज चेंज करना। पहले कॉस फाई बताओ इस वाले नए ट्रायंगल से, कॉस फाई बताओ, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा ना ए अपॉन कितना आर। अच्छा सर कॉस फाई क्यों निकालना है भाई, मुझे जरूरत है इसकी। मैं यहां से ये आर है ना, आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ए अपॉन, अरे आर को हटाना है, आर को हटाना है ना फॉर्मूले में से, क्या रखेंगे ए अपॉन, ए दिया था ना, अरे ये डिस्टेंस में क्वेश्चन में पहले से दिया हूं, तो एक के टर्म में आया कॉस फाई, एक अभी भी फाई आ रहा है, वो लास्ट में कटेगा पिटेगा, ठीक है। इसी तरह एक काम करो, ये देखो ये छोटा सा लेंथ क्या डीएल था ना, सर tan निकालें तो कुछ काम बनेगा, tan फाई बताइए, इसी ट्रायंगल में tan फाई बताइए, tan फाई क्या होगा, ये है फाई परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, यही होगा ना L अपॉन ए को इधर भेज दें, L को इधर भेज दें, क्या L की वैल्यू कितनी आई
थोड़ा इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे फाई के रिस्पेक्ट में, इसको जब फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एल का डिफरेंशिएशन dl अपॉन डी फाई, फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में होगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या सेक स्क्वायर फाई होगा क्या, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए डी फाई को इधर भेज दें तो dl की वैल्यू क्या आएगी, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। थोड़ा ध्यान से देखो क्या dl भी हट जाएगा, dl नहीं दिया था हमें, आई दिया था, आई है, ठीक है, r हट गया, dl हट गया। आइए थीटा को हटाते हैं, थीटा कैसे हटेगा, थीटा को क्या तुमने 90 माइनस फाई माना है, साइन 90 माइनस फाई कितना होगा, 90 में से थीटा घटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस में जाएगा क्योंकि 90 वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो क्या कॉस थीटा होगा, होगा क्या होगा, कॉस थीटा। फिर थीटा कॉस थीटा, नहीं 90 माइनस फाई रखे हैं ना, कॉस फाई होगा ना, अरे भाई कॉस फाई 90 माइनस फाई कॉस फाई होगा क्योंकि थीटा की जगह पे तो 90 माइनस फाई रखे हैं। कॉस फाई, क्या कॉस फाई की वैल्यू भी तुम पहले से निकाल के बैठे हो, ठीक है, या कॉस फाई को छोड़ दो, अभी छोड़ दो क्योंकि फिर सर उसमें आर आ जाएगा, और आर हमने माना नहीं है, आर हमने माना है, हमको क्वेश्चन में बस केवल क्या पता है ए, तो कॉस फाई को छोड़ दो। अब सारी वैल्यू उठा के पहले रखो, बताओ अब डीवी कितना आएगा, -5 से 5 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल की जगह पे ए सेक स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई, ये किसकी जगह पे रखा हूं मैं, डीएल। बस इतनी वैल्यू ध्यान देना, ये इतनी वैल्यू जो है किसकी है, डीएल। साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या मैं डायरेक्ट कर दूं, क्या मैं इसको कॉस फाई लिख दूं, अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह पे ए अपॉन, तो क्या ए स्क्वायर अपॉन ऊपर जाएगा ना, जाएगा, क्या यहां पे लिख दूं, क्या कॉस स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई तो खत्म, अरे 1 अपॉन, इसको क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, क्या बचा आई ए डी फाई कॉस फाई अपॉन ए स्क्वायर, क्या ए से ए भी खत्म, समझ गए। और ए तो दिया था क्वेश्चन में, तो ये तो कांस्टेंट होगा ना, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, तो जो कांस्टेंट है उनको पहले बाहर फेंको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कौन बाहर आएगा, ए आ गया, बचा क्या आई भी तो बाहर आएगा, अरे आई तो पूरे सर्किट में सेम दौड़ेगा, आई भी बाहर आ गया, तो अंदर बस सर बचा कॉस फाई इंटू, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, अब हो भी जाएगा क्योंकि फाई का इंटीग्रेशन डी फाई में तो सर होगा ही होगा, क्यों भाई कोई गड़बड़ी है, बिल्कुल नहीं, अब कर सकते हो। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन फाई होता है, और इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन तुम माइनस बता रहे हो, इंटीग्रेशन तो प्लस ही होता है, अरे भाई इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का कितना होता है, साइन, और डिफरेंशिएशन में जब पूछूंगा तो कितना होगा, साइन का कॉस, और डी बाई डी एक्स कॉस का कितना होगा, ये उल्टे होते हैं भाई, इतना एक को याद रखोगे तो दूसरा अपने याद रहेगा, तो कॉस का कितना होगा, केवल प्लस साइन, तो क्या साइन लिख दूं मैं, और फाई होगा, लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, -5 से +5, ध्यान देना बाहर भी तो कुछ चल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, क्या हो गया, अब ध्यान देना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए चलने दीजिए, अपर लिमिट
साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाई 1 होगा ना। साइन का एक रूल है, ये माइनस को बाहर निकाल देता है, और कॉस होता तो ये माइनस को खा जाता। यहाँ पे माइनस को बाहर निकालेगा तो क्या प्लस हो जाएगा। दैट्स मीन क्या मैं इसको साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो हमारा फॉर्मूला बना नेट मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि डीबी 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 इंटीग्रेट हो के क्या बी हो जाएगा। देन नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ब्रैकेट में साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। थोड़ा ध्यान से देख के एक बार बताओ, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो? सर इसमें फाई 1 फाई 2 आ तो गया, आपने बोला था कि बस मुझे ए और आई चाहिए था। भाई ये मैं अभी भी एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूं। मैं फाई 1 फाई 2 को पता है कैसे हटाऊंगा, ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता था वायर कितना लंबा है, तभी तो मैं कहां से कहां तक चला हूं, फाई 1 से फाई 2। मैंने आपको बताया था कि वायर कितने लंबाई का है, अभी तो बस फिगर में दिया हूं। अब मैं बोलूंगा कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इसका मतलब इधर भी कहां तक जाना पड़ेगा और इधर भी कहां तक जाना पड़ेगा। अब एक बार सोच के देखो एक बार, अगर ये इनफाइनाइट तक ऊपर गया और इनफाइनाइट तक नीचे गया, तो क्या तुम इस फाई 2 को बढ़ाओगे 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 कहां तक ले जाओगे, इनफाइनाइट। तो क्या लगभग 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी बढ़ाते बढ़ाते लगभग कितना हो जाएगा। तो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 90। तो साइन 90 1, साइन 90 1, 1 1 2, 2 से 4 कैंसल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्या मिल गया फॉर्मूला। अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, इफ वायर हैज अ इनफाइनाइट लेंथ देन थीटा, सॉरी फाई है ना, फाई 1 90, फाई 2 भी कितना 90। तो दोनों केस में मेरे 90 होंगे, तो क्या 2 होंगे, 2 से कटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2 पाई ए। बताओ थोड़ा ध्यान से, केवल आई और यही तो दिया था, क्या मिल गया। ये तो कांस्टेंट ही है ना म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू, क्या म्यू नॉट की वैल्यू याद है। क्या नीचे इसको किससे डिवाइड करना है, 2 पाई से कटेगा पाई, 2 से कटेगा 2, 2 इंटू कितना आएगा -7, 10 का पावर -7। समझ रहे हो, तो रखना नहीं है, बस आप म्यू नॉट की याद रखो, नीचे 2 पाई आया कैंसल आउट हो जाएगा। ये मिला हमारा फॉर्मूला, बी की वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। किस वायर के लिए, स्ट्रेट होगा और इनफाइनाइट लेंथ का होगा। मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया। अब सोचो एक बार, सोच के देखो, मान लो मैंने बोला कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, एक तरफ इनफाइनाइट है और एक तरफ यही पॉइंट पी यहीं पे दे दिया हूं, ऐसे में दिया हूं। ये वायर है, यहां से डिस्टेंस ए है, ये पी है, और ये कहां तक गया है, इनफाइनाइट। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, क्या ये नीचे जाएगा, जाएगा, तो ठीक, एक फाई 1 तो 0 हो जाएगा ना, अरे नीचे ही नहीं जाएगा तो फाई 1 क्या हो जाएगा 0, और एक इंटीग्रेट करते करते कहां तक ले जाना है 90। तो फाई 1 को क्या लेना पड़ेगा और फाई 2 को क्या लेना पड़ेगा। अब बताओ, साइन फाई 1 0, ये 0 है तो साइन 0 0, साइन फाई 2 90, साइन 90 कितना 1, 1 प्लस 0 क्या 1 आएगा, कोई मतलब है इसका, आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। क्या यही आएगा। अगर एक इंड को फिक्स करके दूसरे इंड को इनफाइनाइट कर दिया जाता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। दोनों इंड को इनफाइनाइट करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ए क्या है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये सारे जितने भी वायर में छोटे छोटे डीएल हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो क्या डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल लूंगा।
सर एक एलिमेंट जब अंदर लगा रहा है तो यहाँ का भी एलिमेंट तो अंदर ही लगाएगा, यहाँ का भी अंदर लगाएगा, यहाँ का भी अंदर लगाएगा, तो मतलब सारे मिलके किधर लगाएंगे? अंदर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा? इनवर्ड। ये भी किधर लगेगा? इनवर्ड। करंट का डायरेक्शन अगर बदल दोगे तो क्या आउटवर्ड हो जाएगा? तो हमने ये बता दिया मैग्नीट्यूड, ये बता दिया डायरेक्शन। क्या यही तो दो चीज बतानी थी? मगर यूज किसका किया? बायो सेवर्ट लॉ का। क्या बिना इसके पॉसिबल था? नहीं। सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है। ठीक है, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से बताते बताते मैंने पूरा इंटीग्रेट कर दिया। बताओ भाई क्या क्लियर है? कर लोगे? ये एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन का पार्ट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला रटे रहोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा सर्कुलर टाइम है ना भाई? ठीक है, बस 2 मिनट 5 मिनट टाइम दो। हम एक अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं, सर्कुलर लूप। बताइए कितने में हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये पहला बताना है एट अ सेंटर। कहां बताना है? सेंटर। बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट अ सेंटर। सेंटर होगा तो कहीं कि इसका रेडियस दिया होगा, अरे होगा ए आर। मान लो रेडियस ए है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे डिस्टेंस ए के टर्म में बताया ना, यहाँ भी ए के टर्म में बताया जाएगा। चलो, सेंटर के रेडियस को क्या मान लिया? या सर्कल के रेडियस को ए मान लिया। अब इसमें करंट कितना किधर भी दौड़ रहा होगा? अरे सर्कुलर लूप है ना, इसमें करंट किधर भी दौड़ा लो। चलो आई इधर दौड़ा लिए। अब बताओ आंसर आई और ए के टर्म में आना चाहिए, कितना आएगा? सबको बताए। निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा। कोई बताए भाई, इतना ज्यादा इसमें नहीं है। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट, उसी को लेके इंटीग्रेट करना है मुझे। क्या यहाँ पे कट करोगे? छोटा सा एलिमेंट कहीं भी कट कर ले अपनी मर्जी से, मैंने यही कट कर लिया जहां पे दिया था। अब बताओ इस छोटे से एलिमेंट से, ध्यान से सुनना, इस छोटे से एलिमेंट से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? करंट इधर जा रहा है ना, ये कितने डिग्री का एंगल? 90। साइन 90 कितना होता है? लिखने की जरूरत है नहीं, बस क्या लिखेंगे? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई dl, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया, अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस r मानना है, r मान लो। चलो आप जो मानना है मान लीजिए, r के टर्म में आपने याद किया, r मान लीजिए। अब एक बात बताइए, इसी dv को यहां से दौड़ाते दौड़ाते यहीं तक लाएंगे तब ना पूरा लूप कंप्लीट होगा। ऐसे देखो, ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप की वजह से हमें इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैग्नेटिक फील्ड का पहले डायरेक्शन बताओ किधर होगा, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। क्या ये छोटा सा एलिमेंट करंट ऐसे देखो, ध्यान से देखो, क्या नीचे भेज रहा है? करंट क्या नीचे है? तो यहाँ अंगूठा ऐसे रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जहां बताना है ऐसे फिंगर कर्ल करेंगे, इसके अंदर ही तो आएगा। यही करंट चलते चलते यहाँ भी तो आएगा,
यहाँ पे करंट नीचे, फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट इधर भी तो आएगा, तो यहाँ करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ आएगा तो ऊपर, तो यहाँ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा अंदर, हर जगह अंदर ही तो आ रहा है। तो क्या सारे डीवी 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 निकालेंगे और सब एक ही डायरेक्शन में, तो क्या जोड़ देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक डीवी निकालो, एक डीवी की वैल्यू ये आई है बिकॉज यहाँ पे क्या है sin 90 और sin 90 क्या होता है 1, ठीक है। अब बताओ इसी को इंटीग्रेट करना है, बट इंटीग्रेशन क्या पूरे क्लोज, इसमें एंगल तो है नहीं, मैं क्या पूरे क्लोज लूप के लिए करूंगा, दैट्स मीन क्या यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन बना लूंगा, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लूंगा, म्यू नॉट बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, आर भी तो कांस्टेंट है, क्या यार बदलेगा क्या कहीं, हर जगह रेडियस आर ही तो रहेगा, आर भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन बस किसका करना है, ये डीएल 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 ये है, ये डीएल 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 जुड़ते 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 क्या पूरा लेंथ हो जाएगा एल, और पूरा लेंथ एल, तो सर्कल का एल कितना होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू कितना 2 पाई आर, क्या पाई से पाई गया, आर से आर गया, 2 से क्या ये 4 गया, कितना बचा म्यू नॉट आई, ऊपर यही बचा, नीचे ध्यान से देखना 2r, केवल यही बचा है क्या, यही है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डीवी इंटीग्रेट होके b आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r एट द सेंटर, क्लियर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये माने होते ये तो 2a आता, क्लियर। दूसरा आप निकालिएगा, नोट में वैसे दिया है, आज नोट दे दूंगा, एक्सियल पे हमने कहा निकाला है एट अ सेंटर, अब कहा निकालना है एट अ एक्सियल लाइन। सर एक्सियल लाइन क्या होता है समझ लीजिए, पहले घर पे ट्राई करिएगा। अब ये लूप जो ऐसे बना था, अब इसको ऐसे बना रहा हूं, तो क्या इसका यहाँ सेंटर रहा होगा, इस सेंटर से जाने वाली जो लाइन होगी वो होगी कुछ इसी पॉइंट पी पे निकालना है, ये डिस्टेंस तुम्हें दिया होगा आर एक्स ए जो भी मान लो, ठीक है, इसी पॉइंट पे तुम्हें निकालना है। करंट कैसे दौड़ रहा है सर इसमें, तो लूप ऐसे है, ये है ना लूप, अब इसमें करंट अपने मर्जी से किधर भी दौड़ा लो, या तो इधर दौड़ा लो या तो इधर, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हमने करंट को ऐसे दौड़ा दिया। बताइए इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है ए। तो सर्कुलर लूप में दो चीजें आती हैं, एक सेंटर और एक एक्सियल, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है इन दोनों में। अगर ये समझ गए तो ये अपने आप आ जाएगा, इसके बिना, जैसे मैंने इसको तो इस मेथड से कर दिया, मगर ये जब डेरिवेशन हो जाएगा तो इसी के मेथड से ये भी आ जाएगा। सोचो, अगर मैं इस ए को, ध्यान से सोचना, अगर मैं इस जो फॉर्मूला ऐसा कोई आ रहा है उसके फॉर्मूले में ए तो आएगा ना, अगर मैं ए को 0 कर दूं तो क्या सेंटर पे नहीं आ जाऊंगा, तो सेंटर पे जब आ जाऊंगा तो यही तो मैं बता रहा था सेंटर वाला। तो यहाँ पे जब इसको डिराइव कर लोगे तो जो ए आएगा उस ए को 0 कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब निकाल के इसको देखना, नोट्स में दिया गया है, सोचना, पढ़ना, ट्राई करना, हम आगे चलेंगे।